नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव। हम लोग यूपी स्पेशल में एक पार्ट पढ़ चुके हैं और यूपी स्पेशल में आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में उत्तर प्रदेश के बेसिक परिचय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कब उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, कब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में। और आज वहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम देखेंगे आज, जिसमें से पहली टॉपिक हमारी है एनसीआर के बारे में। और एनसीआर का मतलब क्या होता है? एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर मतलब क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर में यूपी के कुल 8 जिले शामिल हैं। यूपी के कुल 8 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से जिले हैं? मेरठ है, गाजियाबाद है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़ है, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली। ये जो 8 जिले हैं, इन 8 जिलों को किस में शामिल किया गया है? एनसीआर में। इन 8 जिलों को शामिल किया गया है एनसीआर में। अब एनसीआर क्या होता है, इसका प्रावधान क्या कब किया गया है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। एनसीआर से आशय उन क्षेत्रों से है, जैसे हमारी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली का जनघनत्व बहुत ही अधिक है, वहाँ पर जनसंख्या का लोड अधिक है, तो जिस कारण से वहाँ पर हर एक चीज़ों की सुविधा उपलब्ध करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो दिल्ली से लगे हुए जो राज्य हैं, जैसे हरियाणा हो गया, आपका अपना उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये जो जिले हैं, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों के कुछ जिलों को शामिल कर दिया गया एनसीआर में। और इन जिलों में काफ़ी विकास किया गया, कई सारे उद्योग धंधे लगाए गए, फैक्ट्रियां लगाई गई, ताकि जो जनसंख्या अपने रोजगार के लिए, जीवन यापन के लिए दिल्ली में सीधे आती थी, वो जनता दिल्ली के आसपास के राज्यों वाले जिलों में क्या हो, रुक जाए। तो दिल्ली पर थोड़ा सा जनसंख्या का दबाव क्या होगा, कम होगा। तो इसके लिए बनाया गया क्या? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं एनसीआर। और एनसीआर का गठन कब किया गया था? तो एनसीआर का गठन किया गया था 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। एनसीआर का गठन किया गया था 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अब दूसरी टॉपिक कौन से? दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि एनसीआर में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो प्रस्तावित हैं कि आगे उत्तर प्रदेश के इन जिलों को एनसीआर में शामिल किया जाएगा। जैसे एनसीआर में यूपी के किन जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो 4 जिले हैं। कौन कौन से? मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, हाथरस। कौन कौन से हैं? मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, हाथरस। ये यूपी के 4 जिले हैं जो प्रस्तावित हैं कि आगे इनको एनसीआर में शामिल किया जाएगा। और अगर इन चारों जिलों को भी एनसीआर में शामिल कर लिया गया तो एनसीआर में यूपी के शामिल जिलों की कुल संख्या हो जाएगी 8 4 12। कितनी हो जाएगी? 12। वर्तमान में 8 है, 4 को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12। ये तो हो गई एनसीआर की बात। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन पहली बार कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन पहली बार हुआ था जुलाई 1937 में। कब हुआ था? जुलाई 1937 में। ये हुआ कब था? जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा वर्ष 1937 में भारत के 11 प्रांतों में विधानसभा का चुनाव करवाया गया था। और उसी समय 1937 में ही उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव करवाया गया, लेकिन तब उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। तब उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत में जुलाई 1937 में पहली बार विधानसभा का क्या किया गया था? गठन हुआ था। विधानसभा का गठन हुआ। और यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था?
तो यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वर्ष 1968 में। 25 फरवरी 1968 में उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। कितनी बार? टोटल 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आपने नाम सुना भी होगा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी हमारे उत्तर प्रदेश के क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। और कब से कब तक थे? 1946 से 1954 तक पंडित गोविंद वल्लभ पंत हमारे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और जब ये मुख्यमंत्री थे तब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक राज्य हुआ करता था और इसमें मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इन्हीं के नाम पर, गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर ही हमारे यूपी का एक जिला है, सबसे दक्षिणी जिला, जिसको हम बोलते हैं क्या? सोनभद्र। सोनभद्र में एक नदी प्रवाहित होती है, रिहंद नदी, और रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है, रिहंद बांध। और रिहंद बांध के लिए वहाँ पर एक जलाशय बनाया गया है और उस जलाशय का नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत जलाशय या गोविंद वल्लभ पंत सागर। और ये है पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ये पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत जलाशय। और ये किस जिले में है? ये है यूपी के सोनभद्र जिले में। और सोनभद्र जिला यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। और इसकी एक विशेषता और है कि सोनभद्र यूपी का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। 4 राज्यों के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। अब अगला देखते हैं। यूपी के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे चौधरी नारायण सिंह। यूपी के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे चौधरी नारायण सिंह। ये तो बात हो गई यहाँ तक की। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है? यूपी की प्रथम महिला और पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थे हमारे यहाँ की मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है? सुचेता कृपलानी। जिनका नाम क्या है? सुचेता कृपलानी। और सुचेता कृपलानी पूरे भारत की प्रथम महिला थी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला थी जो क्या बनी थी? मुख्यमंत्री। और इनका नाम क्या था? सुचेता कृपलानी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है कि नेपाल से यूपी के कितने जिले लगते हैं? तो नेपाल से यूपी के कुल 7 जिले सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ यूपी के कुल 7 जिले सीमा साझा करते हैं। और कौन कौन से जिले हैं? तो जिलों में पहला है हमारा पीलीभीत, दूसरा है लखीमपुर खीरी, तीसरा है बहराइच, चौथा है श्रावस्ती, पांचवा है बलरामपुर, छठा है सिद्धार्थनगर और सातवां है महाराजगंज। कौन कौन से जिले हैं? ये जो जिले हैं सातों, इनकी अगर दिशा की बात की जाए तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने पर नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। पश्चिम दिशा में चलेंगे तो सबसे पश्चिम से पूर्व दिशा में चलेंगे तो पहला जिला कौन सा है? पीलीभीत। पीलीभीत से आगे चलेंगे तो मिलेगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद कौन है? बहराइच। बहराइच के बाद श्रावस्ती, इसके बाद बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर और फिर महाराजगंज। कौन है? महाराजगंज। अब यहाँ पर महाराजगंज से एक सवाल बनता है कि भारत का कौन सा, यूपी का कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो बिहार के साथ भी सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है? तो नेपाल और बिहार के साथ संयुक्त रूप से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? महाराजगंज। तो यहाँ पर नेपाल से लगे कितने जिले हो गए? 7। नेपाल से लगे हुए जिलों की संख्या हो गई 7। उसी प्रकार से बिहार के साथ भी यूपी के 7 जिले सीमा बनाते हैं।
बिहार के साथ भी यूपी के कुल 7 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले हैं? एक है महाराजगंज, जैसा कि ऊपर हमने बताया कि महाराजगंज नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है और बिहार के साथ भी सीमा बनाता है। पहला जिला कौन सा हो गया? महाराजगंज। महाराजगंज के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, बलिया के बाद गाजीपुर, फिर चंदौली और फिर सोनभद्र। कितने जिले हो गए? 7 जिले। और इन जिलों के अगर दिशा की बात करें तो हम उत्तर से दक्षिण दिशा में, मतलब नेपाल से दक्षिण में चलेंगे बिहार से लगे हुए जिलों में, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा मिलेगा? महाराजगंज। महाराजगंज के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया के बाद बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ये यूपी के ऐसे 7 जिले हैं जो बिहार के साथ क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। अब आगे चलते हैं। हमने अभी आपको बताया कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है मध्य प्रदेश। कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये 4 जिले हैं और 4 जिलों के साथ अकेले सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? सोनभद्र। और सोनभद्र ही यूपी का सबसे दक्षिणी जिला भी है और सोनभद्र में ही स्थित है गोविंद वल्लभ पंत जलाशय। किस नदी पर है? रिहंद नदी पर यहाँ पर बनाया गया है। अब आगे देखते हैं। उस जैसे सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक वैसे ही एक जिला और है यूपी का जिसका नाम क्या है? सहारनपुर। कौन सा जिला है? सहारनपुर। और सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सहारनपुर कुल 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। कौन कौन से जिले राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। इन 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला यूपी का जिला कौन सा है? सहारनपुर। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। और यहाँ से एक सवाल और पूछा हुआ है कि जो यमुना नदी है उत्तराखंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में जाती है, हिमाचल प्रदेश से फिर उत्तर प्रदेश में आती है, तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो यमुना नदी सबसे पहले आती है किस जिले में? सहारनपुर में। यमुना नदी आती है सबसे पहले सहारनपुर में। और गंगा नदी सबसे पहले प्रवेश करती है बिजनौर जिले में। आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश का जिला है बिजनौर, जो कि सहारनपुर के थोड़ा सा उत्तर दक्षिण और पूर्व में पड़ता है। जिले का नाम क्या है? बिजनौर। बिजनौर जिले में गंगा नदी सबसे पहले यूपी में आती है और सहारनपुर जिले में सबसे पहले आती है कौन सी नदी? यमुना नदी। बात समझ में आई? तो यहाँ से 2 सवाल बनते हैं। एक तो सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और बिहार से यूपी के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? ये जिले पड़ेंगे उत्तर से दक्षिण दिशा में। कौन कौन से? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। और उसी प्रकार से नेपाल से भी यूपी के 7 जिले ही सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अब यहाँ पर महाराजगंज एक ऐसा जिला है जो दो लोगों के साथ सीमा साझा कर रहा है। एक तो बिहार के साथ भी सीमा बना रहा है और एक नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो
तो ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है। ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला है। अब आगे, यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, मतलब जैसे आयोगों के बारे में बात की जाती है तो आयोगों से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। केंद्र स्तर पर इन आयोगों का गठन कब हुआ, राज्य स्तर पर इन आयोगों का गठन कब हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, तो उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ, तो ये हुआ 9 मार्च 1933 को। कब हुआ था? 9 मार्च 1933 को। फिर दूसरा, राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग मतलब उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो ये हम क्या बोलेंगे, 7 अक्टूबर 2002 को। कब हुआ? 7 अक्टूबर 2002 को। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा 1993। फिर यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1993। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ और उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, ये हुआ 7 अक्टूबर 2002 को। अब आगे देखते हैं, राज्य महिला आयोग का गठन हो कब हुआ, और यहाँ पर राज्य महिला आयोग से आशय किससे है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन होता है अगस्त 2004 में। कब हुआ? अगस्त 2004 में गठन होता है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का। इस यहाँ से एक सवाल पूछा हुआ है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं श्रीमती रेखा शर्मा। तो यहाँ पर आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा कि जो आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग हैं, जो राज्य महिला आयोग हैं, उस आयोगों के अध्यक्ष कौन हैं, तो आयोगों के अध्यक्ष से भी अक्सर सवाल पूछा जाता है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ। राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो किया गया था कब, 14 सितंबर 2005 को। राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है 14 सितंबर 2005 को। और 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अब यहाँ से अभी एपीएस का एग्जाम हुआ है पिछले संडे को, तो एपीएस में सवाल पूछा हुआ है कि जो सूचना आयोग का गठन किया गया है, तो सूचना आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है। सूचना आयोग के गठन का उद्देश्य है एक तरीके से क्या किया जाना, कि पारदर्शी लोकतंत्र की स्थापना किया जाना। पारदर्शी लोकतंत्र की स्थापना किया जाना मतलब जो सूचना आयोग का गठन किया गया था वर्ष 2005 में, सूचना अधिनियम पारित किया गया था, सूचना का अधिकार, उसके तहत यह प्रावधान किया गया कि जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से संबंधित जो आयोग जो रिपोर्टें हैं, जो कामकाज हैं, उनसे संबंधित अगर रिपोर्ट मांगनी चाहे उनके काम से संबंधित, तो हम रिपोर्ट दे सकते हैं। किस आयोग के अनुसार, सूचना आयोग के अनुसार। इसको हम बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसे को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। और सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, ये पारित हुआ था वर्ष 2005 में। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो इनकी संख्या है टोटल 9। कितनी संख्या है, टोटल 9 है। और यूपी में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल मृदा वर्ग मतलब मिट्टियों का जो कुल प्रकार है बड़े स्तर पर, ये कितने वर्ग हैं, तो इनकी संख्या है 8। कितने हैं, 8। और लास्ट है कि यूपी में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितने हैं, तो कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या है 20। ठीक, यहाँ से भी सवाल पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20। थोड़ा सा एक बार इसको सरसरी निगाह से हम लोग और रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, टॉपिक हैं, जहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते रहते हैं। जैसे
एनसीआर का गठन कब हुआ? तो हम क्या बोलेंगे, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एनसीआर का प्रावधान किया गया। और एनसीआर का मतलब होता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और इस एनसीआर में यूपी के कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं? 8 जिले शामिल हैं। और इस एनसीआर में यूपी के कितने जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो हम क्या बोलेंगे, यूपी के कुल 4 जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। और कौन कौन से जिले हैं? मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, हाथरस। कौन कौन से हैं? मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर और हाथरस। ये 4 जिले हैं जिनको एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। और 8 जिले हैं जिनको शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर और शामली। अब यहाँ से शामली से एक सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली। और आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ? तो इसको हम बोलते हैं जुलाई 1937 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया। और 1937 में ही भारत में पहली बार 11 प्रांतों में विधानसभा का चुनाव कराया गया था। और उस समय यूपी को हम किस नाम से जानते थे? तो उस समय यूपी को हम बोलते थे संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत में विधानसभा का गठन हुआ जुलाई 1937 में। ठीक, अगला है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो हम क्या बोलेंगे, वर्ष 1968 में। 25 फरवरी 1968 को यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। और अब तक उत्तर प्रदेश में कुल कितनी बार लग चुका है? तो अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और यूपी के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे थे? तो ये रहे थे वर्ष 1946 से 1954 तक। और आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो 1950 से 1954 तक ये यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे थे। और यूपी के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। आगे देखते हैं, यूपी की और पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो हम क्या बोलेंगे, सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। और यूपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुश्री मायावती जी ये यूपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री रही हैं। नेपाल से यूपी के कितने जिले लगते हैं? 7। नेपाल से यूपी के लगते हैं 7 जिले। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अब यहाँ से एक सवाल पूछा गया है लखीमपुर खीरी से कि पूरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में पूरे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, हापुड़। हापुड़ क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला है। जितनी बार आप चीज़ों को देखेंगे पढ़ेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, उतनी ही चीज़ें आपको नई नई मिलकर आती जाएंगी। और अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार लगातार देख लेते हैं तो चीज़ें आपको वैसे ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें एकदम तैयार हो जाएंगी फ्लो में। आप इसको ज़रूर 2-3 बार देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा चैनल और मजबूत होगा। चलिए आगे देखते हैं, बिहार से ही उसी प्रकार के कितने जिले लगते हैं? 7। उत्तर प्रदेश के 7 जिले बिहार के साथ सीमा बनाते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। और आगे चलते हैं, सोनभद्र कुल 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मतलब सोनभद्र यूपी का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और सोनभद्र यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। और गोविंद वल्लभ पंत जलाशय स्थित है सोनभद्र में। और आगे देखते हैं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा।
और सहारनपुर से यमुना नदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सहारनपुर में सबसे पहले यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बिजनौर में गंगा नदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और ललितपुर मध्य प्रदेश यूपी का एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है। जैसे भारत के भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं, सवाल पूछा जाता है कि भारत का कौन सा जिला है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत का कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो हम बोलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। ठीक वैसे ही ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है। और ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं, जहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। अब आप इसको वीडियो को 2-3 बार अगर देख लेते हैं बढ़िया से, तो चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाएंगी और आसानी से याद भी हो जाएंगी, क्योंकि एक बार में चीज़ों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और जब बार बार उसी को देखेंगे तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।